हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद और वापस यार आपको लेके आया हूं जूम जिंग के नए एपिसोड के ऊपर। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं जिनसे जयपुर की मिट्टी से निकली एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बिजनेस को सिर्फ काम नहीं बल्कि समाज से जुड़ने का माध्यम बना दिया। जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच है, सोशल एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशन स्पीकर और एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व जो हर पल जिंदगी को खुशी, जुनून और पॉजिटिविटी के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। देवानंद के सच्चे प्रशंसक, बिग फैन और ढाई आखर प्रेम जैसे संकलन के सफल लेखक, जहां हर पंक्ति प्यार, जिंदगी और इंसानियत की गहराई को छूती है। सीनियर सिटीजन के लिए योग से लेकर ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस तक उन्होंने हर कदम एक बेहतर समाज की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। उनकी सोच बहुत ही सरल है, जिंदगी को सिर्फ जीना ही नहीं, महसूस करना है, बांटना है और बेहतर बनाना है। आज हम मिल रहे हैं उनसे, उनकी कहानी, उनकी सोच और उनके सफर को समझ लगे। जी हाँ, श्री रवि कामरा जी से। आइए आपको सभी से मिलाता हूँ रवि सर से। रवि सर, बहुत बहुत नमस्कार और आपका मेरे इस चैनल पर, जूम जिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि रवि सर से मुलाकात मेरी 4-5 साल पहले हुई। हुआ यूं कि मैं देवानंद के एक फंक्शन देखने गया। उस समय सर शायद जीनत अमान हमारे उस फंक्शन में आई थी। जी जी जी। और वहीं मुझे आपके बारे में पता चला, जाकि आपके फंक्शन को मैं पहले भी फॉलो करता था। फिर मुझे पता पड़ा आपकी सोसाइटी के बारे में, फिर मुझे और बातें पता पड़ी आपकी। तो रवि जी, मुझे सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि सर देवानंद की और आपकी मित्रता कहाँ से हुई और कैसे हुई, और देवानंद आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? मैं जो आपका लास्ट क्वेश्चन जी है उससे शुरू करता हूँ जी। कि देवानंद मेरी लाइफ में, मेरे को लगता है कि मैं उन्हीं को रिफ्लेक्ट करता हूँ। अच्छा। रिफ्लेक्ट इन द सेंस, मैं कोई देव साहब जैसा दिखने की बात नहीं कर रहा जी हूँ, मैं उनकी तरह जीने की बात कर रहा हूँ। जी उनकी जितनी भी लाइफ के बारे में जी पढ़ा सुना, जी अ, तो जो उनके एट्रीब्यूट्स थे, जो जी उनकी एटीट्यूड थी लाइफ के जी प्रति, मेरे को लगता है कि मैं या तो कहीं मेरे में थी इसलिए उनके साथ उनके लिए अट्रैक्ट हुआ, या उनके साथ उनके बारे में सोच-सोच के, उनके बारे में देख-देख के वो मेरे में आती गई। जी देव साहब की तरह से लाइफ में ऊँच-नीच तो सबके आती है, जी, बिल्कुल ठीक तो बात है मेरी सर। भी आई। लेकिन देव साहब की तरह से किसी समय हिम्मत नहीं, मतलब हारे। 1 सेकंड के लिए भी नहीं हारी। अम, बस इस बात का शुक्राना किया कि भगवान ने किसी दिन रात को भूखा सोने नहीं दिया, जी और किसी सुबह ऐसा रखा नहीं कि कोई काम ना हो। तो लाइफ बड़ी ऊपर-नीचे चलने के बावजूद भी बड़ी सुंदर चलती रही, और मैं समझता हूँ कि इसमें देव साहब का, उनकी पर्सोना का, उनकी बातों का बहुत बड़ा रोल है। जी। मैं 1967 से देव साहब को फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो सर जब आप जयपुर में ही गाइड थे या बाहर थे कहीं नहीं, और? मैं तब जयपुर में नहीं था, जी। मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ, हरियाणा अच्छा। के छोटे से शहर में। लेकिन मैं तब चंडीगढ़ पढ़ता था। अच्छा। मैं वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था इंग्लिश में। तो वहाँ देव साहब को कैरी मैं कहूँगा, जी कैरी करना मैंने शुरू किया। उनके गाइड के डायलॉग्स मेरे को, उस ज़माने में कभी कोई वीडियो तो होते नहीं थे, कोई जी। टीवी होता नहीं था। करेक्ट सर। तो ऑल इंडिया रेडियो पे कभी-कभी ये आ जाता था कि आज आप गाइड का चित्रपट कथा, कुछ ऐसा कोई एक जी नाम लेते थे, वो जी सुनेंगे। जी। तो वो 3 घंटे की रेडियो पे सिर्फ वही चलती गाइड थी। फिल्म के बारे में गाइड पूरा। फ़िल्म की वो सारे डायलॉग चलते, फ़िल्म चलती थी जी इन ऑडियो दिस जी थिंग। जी वो मेरे को 2-3 महीनों बाद मिल जाती थी, और मैं उसको सुनता रहता था जी अपने हॉस्टल के कमरे में जी बैठा हुआ, और मेरे को वो याद हो गई। जी मैंने इतना जी के देखा गाइड को, और फिर उसके बाद लाइफ की जद्दोजहद शुरू हुई, तो मैं शायद देव साहब के को कभी-कभी बिना का गीतमाला में सुन लिया, फिर जब टीवी आया तो टीवी में थोड़ा बहुत फॉलो कर लिया, लेकिन बहुत नॉट रियली, क्योंकि ओके। मैं एक छोटे शहर से था, तो वहाँ कोई सिनेमा हॉल भी नहीं हुआ करते थे सिनेमा सर? हॉल था थे। एक, लेकिन फ़िल्म उनके बाद 2-2 साल बाद आती थी। अच्छा। तो देव साहब की कोई फ़िल्म आई तो जाके देखा है, लेकिन फॉलो नहीं कर सके एज़ इट इज़। ओके। लेकिन था अंदर, अंदर पता नहीं क्या ऐसा क्या चीज़ थी जो अंदर मेरे को याद करवाती रहती थी। तो जब मैं यहाँ पर आया था जयपुर में, जी तो मैं देखता रहता था। मेरे जिस साल मैं आया था 93 में, जी तब जवाहर कला केंद्र की स्थापना हो रही थी, ओके। 94 या 95 जी में। जी तो उसके साथ एक पुराना उसी वक़्त का जुड़ाव है।
तो वहां पर प्रोग्राम जब देखते थे तो मेरे मन में एक आती रहती थी कि यहाँ पर कोई प्रोग्राम करना है अच्छा। जवाहर कला केंद्र में। तो कोई मेरे में कोई ऐसा, हालांकि मैं थिएटर का आदमी भी रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में था कि कोई ऐसी चीज करनी है जो अलग से हो। तो एक बार अचानक मन में आया कि देव साहब पे एक प्रोग्राम करते हैं, अच्छा। स्टेज करते हैं, जी जो कि म्यूजिकल प्रोग्राम ना होके सिर्फ म्यूजिकल भी, गाने गा लिए देव साहब जी के। अब देव साहब तो गाने गाते नहीं थे, जी। उनकी फिल्मों का म्यूजिक चाहे कितना ही सुंदर है, लेकिन देव साहब तो नहीं गाते थे। हाँ सर, अभी तो सर यहीं थोड़ा आपको इंटरप्ट करके बताना चाहता हूँ कि ताकि मेरे दर्शक जान पाए कि मैं भी सर जब छोटा था, मेरे घर में सर रिकॉर्ड प्लेयर आया एलपी। मेरे ख्याल से बात रही होगी 82-84 की। और मेरी मदर गाने चलाया करती थी गाइड फिल्म के। ये पीछे जो आपके यहाँ रिकॉर्ड प्लेयर रखा हुआ है, जी, एलपी ऐसा फिलहाल सेम मेरे घर में रिकॉर्ड प्लेयर है। तो और ये भी था एक छोटा, और हमारे पास जो अलग स्पीड हाँ पे चलता था, हाँ वो जी, था सर हमारे पास शायद ज्वेल थीफ का। उसमें गाना चलता था आसमां के नीचे। हाँ, वो 45 आरपीएम पे करेक्ट। चलता था। तो वो गाना सर मेरे को बड़ा प्रेरित करता था। गाना बड़ा अच्छा है और मुझे भी लगता था देव साहब गाना गा रहे हैं। तो यही शुरुआत सर इसी फिल्म से मेरी देवानंद से हुई। फिर मैं सर फिल्म आने लगी, टीवी आ गया था, तो मैं उनकी फिल्में जब भी आती थी तो मैं देखा करता था। और इनफैक्ट सर मेरे पे एक 1986 की कैसेट है, मैं लाया हूँ विशेष आपसे आज सिग्नेचर लेने के लिए। इसमें ओह, आप फोटो देखिए तो देवानंद की, क्योंकि सर गाने तो मैंने अपने पसंद के देव साहब के रिकॉर्ड करवाए हैं, लेकिन फिल्म उसकी जो ऊपर का कवर पेज है वो मैंने कहीं पेपर से काट के रखा है। अच्छा, ये आपने अपनी तरफ से डाला हाँ है। जी। ओह, फिर इसी की सर एक कहानी सो और स्वीट। है जो मैं वापस से लोगों को थोड़ा शेयर करता हूँ, क्योंकि देवानंद साहब के साथ है। मेरी मदर सर राजस्थान को बिलोंग करती हैं, और उदयपुर हम किसी फंक्शन में गए किसी के यहाँ पे, तो मम्मी घर ले गई अपनी सहेली के यहाँ। तो वहाँ पे ना एक दीवार पे फोटोग्राफ रखी हुई थी जिसमें मेरी मदर थी, उनकी वो सिस्टर थी, उनकी वो सहेली थी। तो मैंने अपने कजन से कहा कि यार ये जो दिख रहे हैं साहब साथ में, ये तो देवानंद साहब जैसे हैं, बिल्कुल देवानंद जैसे हैं। हम छोटे थे उस समय। तो आंटी आई बोली कि ये देव साहब नहीं, देव साहब ही हैं, उनकी फोटो नहीं, वही हैं। तो शायद उस समय गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी उदयपुर और उदयपुर में थे, चित्तौड़गढ़ के हाँ। आसपास। तो वो मेमोरी थी। मम्मी ने तब मुझे बताया कि हमने रेशमा और शेरा की, गाइड की कई फिल्मों की शूटिंग की। दिस इज हाउ आई कनेक्टेड विद देवानंद। ओह, दिस इज द अच्छा अच्छा स्टोरी। हाँ अच्छा। सर, आप बता रहे थे देवानंद के प्रोग्राम के बारे में। तो मैं वहां पर करने का मन था। जी तो मैंने बच्चों से बात की, मेरे दो बेटे हैं। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे देवानंद पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, कोई प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो ना पापा करिए, कोई बात नहीं, जी आपके मन में है तो जी करिए। तो आप एक्सपेंसेस की चिंता मत कीजिए, जी मेरे को एक और श्योरिटी होगी। तो फिर मैंने, मेरे मन में था अरविंद जी के अपने देव साहब को एक, मतलब जवाहर कला केंद्र में उनको लाइव करना लाइव है, दिखाना लोगों लाइव को। दिखाना है, दिस इज व्हाट इज द सिर्फ लाइफ। गाने नहीं हाँ गाने। तो कई दिन चलता रहा जद्दोजहद, और कुछ लोगों से मिलने की कोशिश की। जयपुर में मैंने ढूंढे ऐसे लोग जो कोई भी देव साहब की पिक्चर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे जो देव साहब की फिल्म जिन्होंने जी डिस्ट्रीब्यूट की हों, किसी ने कोई देव साहब से मिला हो। और खूबसूरती की बात यह है कि मैं देव साहब से कभी मिला नहीं, जी मैं कभी बम्बई गया नहीं। उस समय बम्बई कहते थे, तब मैं कभी गया नहीं और उनको मिलने का हौसला भी नहीं किया। जी जी लेकिन देव साहब को जीने का हौसला जी किया। तो इतने लोगों से मिले, एक यहाँ पर जयपुर में हैं जो देव साहब के जैसे लगते थे, और खूब सारा उन्होंने अच्छा। वो क्या अपना एक रोजी रोटी भी बनाई थी कि जी जी शो जी वगैरह करते रहते थे, उनको भी मिला। तो खैनी गुटखा बहुत खाते थे, तो उनके बहुत बड़ा को कैंसर की उस जी समय प्रॉब्लम थी। जी तो मैंने कहा भी आप तो नहीं, स्टेज पे तो नहीं आ सकते। कहते नहीं जी, पर मैंने जिया बहुत है देव साहब को। और लोग इसी तरह से मिले जो मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पे अरविंद जी, जी कि एक से एक आदमी देव साहब का फैन निकल रहा है, जी जबकि जयपुर में कोई ऐसा नाम नहीं था, कोई ऐसी चीज, कोई हवा नहीं थी देवानंद के बारे में। लेकिन जैसे जैसे मैंने बात शुरू की, वह वहीं वहीं से ही लोग देव साहब के फैन निकलने लगे। और उनको पता नहीं था, उनको आइडिया नहीं था, मेरे को खुद ही आइडिया नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ। कोशिश चलती रही। तो मेरे एक मित्र हैं यहाँ, तो उनसे भी मैंने डिस्कस किया, मैं क्या करें, क्या फ्रेमवर्क, क्या मतलब एक जी पूरा वो क्या प्रोग्राम का बनाए, सेटअप कैसे प्रोग्राम करें। क्या बनाए। तो उन्होंने कहा अभी ऐसा कर लो कि एक पिक्चर लेके उसके गाने ले लो, वैसे स्टोरी ले लो। कई डिस्कशंस जी आती रही। लेकिन एक मित्र जिनकी मैं बात कर रहा था, वो मिले। तो उन्होंने कहा ऐसा है जी कि एक एवी बनाते हैं। ओके
एवी में जो आप जो कुछ देव साहब के बारे में जानते हो वो आप बताइए बताओ। लोगों को। और मैं उसको फ्रेम करता हूँ। तो अपने ऐसा करेंगे कि इसको इस तरह से चलाएंगे, मैं उसकी भी डिटेल थोड़ी सी आपके जी साथ जी, शेयर बताइए करूंगा। बताइए प्लीज। तो ऐसा करते हैं, मैंने जब लोगों से मिल रहा था तो मैंने नोट किया कि मेरे से कहीं बेहतर नॉलेज वाले लोग जी मिले, जो देव साहब को जी रहे थे, उनकी नॉलेज, उनके पास भंडार था, इंसाइक्लोपीडिया था। कईयों के पास ऐसी ऐसी कलेक्शन थी, पोस्टर्स की कलेक्शन थी, फोटोग्राफ्स की कलेक्शन थी, लेकिन धूल खा रही थी, कार्टन में बंद पड़े थे। थी। फिर किसी के पास ऐसे लोग मिले जिन्होंने किताब भी लिखी देव साहब की, जिनको लोग देव साहब ही मानते थे जी। लेकिन मैंने वो नोट किया कि वो कहीं अपने ही दायरे में थे। देव साहब को लार्जर लेवल पर और स्टेज पे लाने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। गाने गाए होंगे तो जरूर गाए होंगे। तो हमने फिर एक एवी बनाई जी। जिसका नाम रखा रोमांसिंग विद देव। उनकी किताब थी रोमांसिंग विद लाइफ। ओके। देव साहब ने तो आपने यहाँ वैसे के वैसे 2008 में आके वो लॉन्च की थी लिटरेचर फेस्टिवल में। तो मैंने रोमांसिंग विद देव के नाम से जी। और उसका कुछ सेटअप ऐसा बनाया मैंने स्टेज पे कि कुछ लोगों की, जैसे एक मेजर जनरल थे, वो देव साहब के बड़े फैन थे, तो उनके घर गए हम। उनके पास एक कतार थी सीडीज की, डीवीडीज की जी। उन्होंने सारी जचाई अपने, मतलब जैसे आर्मी वालों का स्टाइल होता है, उन्होंने अपने बॉटल्स निकाली, उसके साथ वो निकाली और बड़े मूड में बैठ के उन्होंने हमें इंटरव्यू दी। वो जो मित्र जिनकी मैं बात कर रहा, सत्यजीत जी, वो मेरे साथ ही थे। तो उन्होंने वो जिस तरह से आप शूट कर रहे हैं इस समय मेरे को, तो उन्होंने मेजर जनरल साहब को शूट किया। और दैट वाज द शुरुआत। वो पहला इतना शानदार हमारा इंटरव्यू रहा उनका कि उन्होंने बड़े स्टाइल से बात की, तो हमारा हौसला कुछ बढ़ गया। ये सर कब की बात है? ये 2014 की बात। 2014। तो फिर हमने डिसाइड किया कि उनका बर्थडे बहुत नजदीक था, 26 सितंबर उनका बर्थडे होता है, तो वो बहुत नजदीक था। आई स्टार्टेड लेट। तो फिर हमने ये 3 दिसंबर को जवाहर कला केंद्र 2014 में ये हमने शुरू की। आज 2014 के बाद आज देखिए 2026 है और हर साल परमात्मा की दया से और देव साहब की दया से हम इसको लगातार सेलिब्रेट कर करते आ रहे हैं। तो 2014 में जब हमने वो किया तो उसमें बहुत सारे लोग मिले। कई जैसे मैं बता रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर थे राज बांसल साहब जी। उनसे बातें की देव साहब के बारे में। मेरा खुद का ही बेटा रोहित कामरा, वो फैशन डिजाइनर। तो मैं सभी दर्शकों को बता देता हूँ कि जो रवि सर हैं और उनके जो बेटे हैं उनका नाम है रोहित कामरा, जो हमारे बॉलीवुड के बहुत ही माने हुए डिजाइनर है, एज डिजाइनर है, और हमें बड़ा फख्र है कि वो जयपुर से हैं और आपके सुपुत्र हैं। तो उससे तो मैं मोटिवेटेड था ही। और देव साहब फैशन आइकॉन उस जमाने के थे जब फैशन डिजाइनर्स नहीं हुआ करते थे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले रोहित से ही बात करते हैं। तो मैंने रोहित के ही शोरूम में रोहित से ही बात की। सत्यजीत ने फिर उसको शूट किया। तो रोहित ने फैशन के साथ उनको कैसे क्या लगाव था, वो अपने कपड़े खुद ही डिजाइन करते थे। देवानंद साहब वो कोई फैशन डिजाइनर नहीं था, वो खुद ही डिजाइन करते थे, वैसे पहनते थे वैसे सिलवाते थे। तो रोहित ने ये उसमें कहा भी है। तो रोहित को शूट किया हमने ये उसके शोरूम में ही। उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। एक वो आया करता था, मैं ना एक उसका अरविंद जी बड़ा फैन था, धर्मवीर भारती जी का। जी। धर्मवीर भारती जी की किताब है पोएम्स की, मैं पोइट्री का भी शौकीन हूं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी एक किताब है कनुप्रिया, जिसमें एक पोएम में कनु से, मतलब कृष्ण से राधा कह रही है कि तुम्हारी जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, कर्म धर्म स्वधर्म, जी जी, ये अर्जुन को समझ में आई होंगी, हमें नहीं आई। मेरे को तेरी बातें नहीं समझ में आती जी, मेरे को तो तू अच्छा लगता है। तो उसने वो डिटेल दी है कि तेरा ये तेरी ऐसी भुजाएं, तेरा चेहरा, तेरा मस्तिष्क, तो वो मेरे को अच्छा लगता है। तो उस पोइट्री में वो कविता इतनी अप्रोप्रिएट लगी मेरे को देव साहब के बारे में जी।
तो मैंने कहा भी इसको बोले कौन, मेरी आवाज तो उतनी सुंदर नहीं है। जी तो तब इस पे ईटीवी पे रेणु सिंह जी का प्रोग्राम आया करता था, अच्छा। भूले बिसरे जी गीत। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो देव साहब की फैन निकली। अरे वाह वो कहते भी मैंने तो, मेरी इच्छा थी कि हमारे घर में देव साहब के बर्थडे पे कोई आए, तो मेरा पोता जो है ना, पोता, यस पोते की बात की थी, जी कि वो देव साहब के बर्थडे वाले दिन 26 सितंबर को ही पैदा हुआ। तो मैं तो उनकी बहुत फैन हूँ। तो मैंने कहा जी फैन हैं आप, तो आप हर सप्ताह उनको उनके सॉन्ग्स भी देते हैं उस आपके प्रोग्राम में, तो आप मेरे लिए ये कविता को गा दीजिए। तो मैंने तो जरूर। उन्होंने फिर तो उस रिकॉर्डिंग किसी उस पे स्टूडियो में जाके हमने वो रिकॉर्ड की, एंड वी स्टार्टेड द प्रोग्राम विद दैट पोएम ओनली, कि देव साहब हैं क्या। देव वो ये कहते हुए कि कर्म धर्म स्वधर्म अर्जुन को समझ में आएगा, जी। मेरे को तो तू अच्छा लगता है। जी जी तो उससे हमने स्टार्ट की एक डिफरेंट, एक वो एक योनर दिया लोगों को। तो वहां से शुरू होने के बाद फिर हमने ये जिनके ये शूट किए थे, उनके जैसे मान लो एक रोहित का एपिसोड आ रहा है, हम दिखा रहे हैं टीवी पे, तो रोहित वो स्क्रीन तो धीरे धीरे कन्वर्ज होके एक उस पे बंद हो जाती है, रोमांसिंग विद देव जी पोस्टर आ जाता है, जी एंड रोहित कम्स ऑन दिस स्टेज ओके एंड ही टॉक्स देयर आल्सो। ओके तो थोड़ा सा और कोई कोई चीज उससे लॉन्च करवा ली या कुछ कैसे कर लिया। रोहित और अभिषेक दोनों वहीं थे। ऐसे राजबांसल साहब का था, तो राजबांसल साहब को उन्होंने स्टेज पे कोई स्कार्फ वगैरह को लॉन्च किया ओके या कुछ। ओके तो मेजर जनरल साहब भी आए, अच्छा रेणु जी खुद भी आए। जी 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 तो इस तरह से कुछ टीवी की हस्तियां थी, जो एंकर्स वगैरह थे, अनीता हाडा सागमान जी भी आए। तो हमने इस तरह से एक यहाँ एनसाइक्लोपीडिया, जैसे जैसे मैंने बात की, एक पवन झा करके हैं, जो फिल्म क्रिटिक हैं, और मतलब उनके पास क्या नहीं है, जैसे वो गाना है ना गैम्बलर का, क्या नहीं है मेरे जी पास, जी जी तो उनके पास मतलब फिल्मों के बारे में क्या नहीं है। तो उन्होंने भी देव साहब के बारे में बताया वहां पर स्टेज से बताया। तो कुल मिला के हमने प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया कि उसमें फिर म्यूजिक भी हो। अब जी सॉन्ग्स की तो बात करनी थी, तो सॉन्ग्स गाने के लिए हमने फिर बीच बीच में कुछ 8 सॉन्ग्स हमने, जैसे फिल्म में सॉन्ग होता है ना जी जी, भी अचानक हीरो गा उठता है, जी जी तो ऐसे हमने भी वैसा ही किया कि अचानक, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, मेरे भी दिल के डॉक्टर हैं वो, जी जितेंद्र मक्कड़, वो एकदम से निकल के आते हैं और वो उन्होंने गाना गाया। अंशु हर्ष जी ने गाना गाया, राजेश शर्मा जी ने गाना गाया, एक मनोज शर्मा करके आईएएस, रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने गाना गाया। तो इस तरह से हमने गानों को भी पेश किया, और वो एवी के माध्यम से हमने देव साहब की उसको एक जर्नी को जर्नी हमने बना दी, जी और वो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की। ओके तो हमें मतलब और कॉन्फिडेंस हॉल फुल जी मिल जाए उससे नए बड़ी बात क्या हो नए सकती है एक नए का शो जी करने जी वाले को, तो कॉन्फिडेंस सा क्रिएट हो गया। तो वो 2014 था जी, ओके रोमांसिंग विद देव इन जवाहर कला केंद्र। इसको तो ये भी कह सकते हैं कि सर आपने इनिशिएट किया और वो अपना कहते हैं ना कि कारवां बन लोग जुड़ते गए जी जी कारवां जी बनता जी गया तो इसको फिर आपने आगे ले जाते गए सर हाँ, हर साल ये शायद जब हमने ये 2014 में कर लिया, तो धीरे धीरे हमने इसको फिर तब उन दिनों में दूरदर्शन पे वो आया करती थी, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आता जी था महेंद्र सुराना जी का। तो हमने उनको भी रिक्वेस्ट की कि जी जी आप उन पे एक एपिसोड की करिए। तो उन्होंने फिर एक 2 एपिसोड किए हमारे लिए जी प्रश्नोत्तरी के। जी जी तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए कि देव साहब पे स्पेशली, जिसमें हम ही ऑडियंस करके बैठे थे, हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो सुराना साहब का स्टाइल तो है ही अच्छा। तो वो उसमें उन्होंने एक नए किरदार को जन्म दिया वाली बात करता हूँ मैं, जी कि उन्होंने गोविंद शर्मा साहब रिटायर्ड आईएएस थे, तो उन्होंने देव साहब की किताब लिखी थी, अच्छा स्टोरी ऑफ देव। स्टोरी ऑफ देव हाँ, तो वो उनको उन्होंने बुलाया, उसमें उनसे बातचीत भी की, और जितने भी वो जब वो क्वेश्चन पूछ के और उसका इनाम देते हैं, तो वो गोविंद शर्मा जी की बुक का ही दिया उन्होंने। हर अच्छा एक को एक एक बुक देते गए, जिसने भी सवाल का जवाब स्टोरी दिया। ऑफ देव हाँ, स्टोरी ऑफ देव सबको देखेंगे। तो उससे फिर हमारी हम 2 हो गए,
गोविंद शर्मा जी और डबल दो लोग मैं जी तो गोविंद शर्मा जी ने कहा कि अपने इसको प्रोग्राम को फिर रिपीट करते हैं, जी एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो बातचीत करते करते हमने कहा भी इसका नाम फिर रखते हैं। तब तक हम नाम नहीं रखा था, रोमांसिंग विद अच्छा, देव ही तब था। तक हमारे फैन क्लब का नाम नहीं था। जी। तो फिर हमने उसका नाम रखा जी जयपुर देव फेस्टिवल। ओके। तो इसको हमने 2019 में किया, जिसमें जीनत अमान जी को हाँ। बुलाया था, जिसमें आप भी आए। मैं भी तो आया मैं और मतलब आप और जीनत अमान इकट्ठे मिले हमें। तो उस साल फिर हमने दी एवरग्रीन देवानंद सोसाइटी का वो रखा, फॉर्मल हमने फाउंडेशन रखी, और वो उस साल हमने वो शुरू की। उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। सर उसी रवि सर उसी उसी इवेंट के अंदर मैंने देखा था एक हमारी गैलरी के अंदर बहुत बड़े बड़े पोस्टर थे देव साहब के। जी। तो वो किन फैन के हैं, कहाँ से आए थे इतने सारे? वो तो मतलब एक अपने आप में, जैसे आपने कहा ना, इंसाइक्लोपीडिया था पूरा देव साहब के ऊपर। ऐसा था कि मेरे एक मित्र हैं जो यहाँ फ्लैटलिक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने मेरे को एक दिन कहा, मैं उनके साथ अच्छा प्रेम रखता था, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत कोशिश की भी हर बंदे को मिलूं जहां जहां से देव साहब के बारे में कुछ मिल सकता है। यूं तो नेट पे भी खूब मिलता था, लेकिन मैं फर्स्ट हैंड चाहता था कि जो ओरिजिनल कोई किसी चीज में। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनके एक दोस्त थे, उनके पास पोस्टर्स की कलेक्शन थी देव साहब के। नहीं, उनके पास पोस्टर्स की कलेक्शन थी, फिल्म के पुराने पोस्टर्स, पुराने मैगजीन, पुराने ये सारी चीजें। तो मैंने कभी उनसे मिलवाइए, तो उनसे मिले। तो उनके पास पूरा खजाना था। ये 2014 की बात है। लेकिन वो किसी तरह से होता क्या ना, जब नया आदमी हो तो गाने वाले को भी पता नहीं था भी कैसा प्रोग्राम होगा। मैं हमारे गाँव के ना गाऊं, ऐसा मेरे को याद है अच्छे से, कि जब मैं किसी को बताता था कि जितेंद्र मक्कड़ खुद गा रहे हैं, तो फिर अगले का भी हौसला बढ़ जाता था। तो लेकिन तब तक मेरी कोई बोनाफाइड्स नहीं थे जी। तो वो भी तब नहीं लगा पाए। लेकिन 2019 में जब हमने किया प्रोग्राम, तो उनको फिर रिक्वेस्ट की कि ऐसे करके आप, तो उन्होंने फिर वहां पर एग्जीबिशन की जी, जवाहर कला केंद्र में पूरे एक एग्जीबिशन लगाई उन्होंने। अपने फोटोग्राफ्स, उसके जो पोस्टर्स थे या जो उनके पास जो कलेक्शन थी, वो अच्छी कामयाब रही। और उसमें मैंने कोशिश की कि 2019 में कि जितने भी लोग देव साहब को क्रिएट कर सकते हैं जी, एक मैंने वो ढूंढा। जो तब तो फिल्मों के जो पोस्टर बार वो बनते थे, बैनर लगते थे, बोर्ड लगते थे सिनेमा हॉल के बाहर, तो हैंड पेंटिंग हुआ करते थे। तो ये आपको जो ये फोटो दिख रही है गैमलर की, ये एक मेरे को कलाकार मिले जो जिन्होंने पोस्टर्स, ऐसे बैनर्स जो बनाए थे, उनके हाथ के, उनके फादर के और उनके बने हुए थे। तो मैंने उनको इनवाइट किया, तो उनको कहा कि आप वहां पर लाइव बनाइए हर चीज। तो ये उन्होंने स्टेज पे लाइव बनाया। ये वहीं बना हुआ है सर? ये वहीं बनाया। अच्छा, जब जीनत अमान था, हाँ, तो जीनत अमान ने इसके साथ खड़े होकर फोटो वगैरह की है। तो उनका भी एक मन खुश हो गया। कलाकार क्या है कि प्रोत्साहन कलाकार को मिले तो बड़ा अच्छा लगता है जी। तो बड़े खुश हुए। फिर हमारे एक रोटरी में मित्र थे, वो स्केच बनाया करते थे पेंसिल से जी, वो भी उन्होंने लाइव वहां 2-3 स्केच बनाए। तो उन्होंने तब उसमें स्केच बना के उन्होंने तब जीनत अमान का भी एक बना के उनको गिफ्ट किया। वही स्केच सबसे जी, जीनत अमान का भी बना के उन्होंने गिफ्ट किया। अच्छा। उन्होंने उस साल के जो कला साहब हमारे चीफ गेस्ट थे, उनका भी बना के दिया। तो यू नो दैट वाज हाइट ऑफ क्रिएटिविटी ऑन द स्टेज जी। और सबसे ज्यादा सुंदर बात ये लगी कि 2014 में मैं गया था जी इनके पास, जो पद्मश्री थे प्रजापति जी। वो मैंने एक जगह देखा कि वो लाइव क्ले का स्टैचू बना देते हैं जी। एक बार मैंने उनको देखा था किसी चीज का बनाते हुए, किसी व्यक्तित्व का जी। तो मैंने उनके पास गया, हमारे दोस्त हैं अमर सांगवान जी, तो उनके साथ लेके मैं उनको गया। लेकिन तब वो, जैसे मैंने कहा कि बोनाफाइड्स नहीं थे, तब उनको उन्होंने
मतलब हाँ नहीं की, जी। कंसेंट नहीं दिया। लेकिन मेरे तो दिल में जो थी वो मैंने 2019 में फिर जाके हाथ जोड़े। वापस से बात किया। हाँ, मैंने कहा जी आप बनाना चाहोगे? कहते जरूर बनाना चाहेंगे। तब तक हमारे कुछ बोनाफाइड्स भी बन चुके थे, जी, तब जी। तो उनसे मित्रता भी हो जी। चुकी थी। तो उन्होंने वो फिर क्ले का स्टैचू वहां बनाया, देव साहब जीनत का ही? अमन का, देव अच्छा, साहब का, अच्छा। जो आज भी मतलब हालांकि है उनके बेटे की गैलरी में ही। अर्जुन प्रजापति जी वो जी। चले गए, कोरोना में बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि वो खुद ओके। चले गए। लेकिन उन्होंने तब बनाया और वो आज तक भी हमने उसको वो किया है, उसको ये देखिए ये वाला हमने। अरे वाह सर, ये उन्हीं क्या फोटो लगाओ जो ये उन्होंने। उसी फोटो का हमने ये फर्स्ट डे कवर बनाया है। ओके, एनवलप है सर ये? जी, जी। इसकी भी बात करेंगे। जी। तो वो एक मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे जी। लिए। और 2019 का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा और कामयाब गया। मैंने शहर के जितने भी क्रिएटिव लोग थे, जिन्होंने एक नया, अजय चोपड़ा साहब हैं, उन्होंने मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स दिए हैं जी। जयपुर को। जी। मैंने उनको भी साथ लिया रिक्वेस्ट की आपने? वो मंच पे। 2014 में आए थे, फिर 2019 में हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे वो सोसाइटी के। लेकिन एक जो वो चल पड़ा, कारवां चल पड़ा जी। कि अकेला ही चला था हाँ, जाने कारवां बनता मंजिल, गया। मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता काफिला गया। बनता गया। जी। तो मजरू सुल्तानपुरी जी का जो ये बात है, जी। ये हमारी इस पे द लागू एवरग्रीन होती है। देवानंद सोसाइटी पे भी लागू है। और खूब फली फूली द एवरग्रीन देवानंद सोसाइटी, क्योंकि सारे सदस्य जो थे वो बहुत मीनिंग फुल थे और उनके एक एहसास के साथ वो सोसाइटी के साथ जुड़े थे। लेकिन बीच में आ गया कोरोना। जी। कोरोना के समय में फिर हमें लेकिन हमने हार कब मानने वाले थे। जी। आपने अभी बात कर रहे थे आपके, आप फिट रहते हो, हाँ तो सर, मैंने मेरा मेरा आपको। यही एक क्वेश्चन था सर, जो मैं वापस से आपके इस प्रोग्राम पे आते हैं कि आपने 1967-65 से देव साहब को फॉलो किया। जी, लेकिन सर जो उनको कपड़ा पहनने का तरीका था या उनका जो स्टाइल था, उनका स्कार्फ हुआ, चलने का, पैंट का, हेड का, वो सर बहुत डिफरेंट था और हमें कभी ये नहीं लगा कि वो बाहर किसी को कॉपी कर रहे हैं। उनका एक अलग ही उनका अपना। अपना ही जी, स्टाइल जी, था जी, जो जी, बहुत लोगों बिल्कुल। ने फॉलो किया। और कई लोग सर करते भी हैं, लेकिन ना बोल नहीं पाते कि भाई ठीक है। तो आपने अपने जीवन में क्या उस प्रकार के स्टाइल को, स्कार्फ को, कुछ चीजों को फॉलो किया? और आप फिट कैसे रहते हैं सर, ये और बताइए? देखिए पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ कि उनसे ये सीखा तो था ही। और वो मेरे अंदर और मेरी वाइफ के अंदर कहीं ना कहीं ये फैशन का कुछ होगा कि हमारा जो बेटा रोहित, जी। वो फैशन डिजाइनर बना, तो ये कहीं ना कहीं कहीं ना हमारा कहीं इसका वो जो इंटर उसके जो हमारे डीएनए में होगा, आया हुआ है, जो बिल्कुल सही। उसमें भी आया। और जी। रोहित ने और ज्यादा तरक्की की। लेकिन वो जो कपड़े पहनने का शौक था देव साहब से सीखा, वो चलता रहा। और रोहित ने मेरी मदद की। ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं डाल के बैठा हूँ, ये भी रोहित डिजाइन करता है और बना के दे देता है। तो अच्छा। हम भी मस्ती कर लेते हैं देव साहब की तरह से। अ, और दूसरी बात आपने पूछी फिट होने की। जी। देखिए ऐसा है कि मैं 1994 में जब मैं जयपुर में आया था, जी। तब मेरे को, मेरी एज थी 48 ईयर्स। तो मेरे को अचानक हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने के बाद नेचुरली फिर खुद पे एक कैमरा डालना पड़ता है। देव साहब जैसे कैमरा के सामने रहते थे, तो वो कैमरा जो है ना शिफ्ट होके हेल्थ पे आ गया। तो हेल्थ के बारे में सोचना शुरू किया कि खुद को फिट तो रखना है, खुद तो स्वस्थ रखना है। तो धीरे धीरे, हालांकि कोई इमीडिएट नहीं, लेकिन मैं श्वास की तरफ जुड़ा और योग की तरफ जुड़ा। 2006 में स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ के अच्छा। मैं योग शिक्षक बना। ओके। और मैंने अपनी एक क्लास की स्थापना की। हमारा, हम वैशाली में रहते हैं, जी। तो नर्सरी पार्क, एक पार्क है, उसमें हमने एक कक्षा शुरू की, योग कक्षा। ओके। और धीरे धीरे जैसे ये एवरग्रीन सोसाइटी बनी, वो भी एक नर्सरी पार्क योग परिवार के नाम से हमारी रजिस्टर्ड अच्छा। संस्था है। उसको मैं पिछले 18 साल से चला रहा हूँ। सुबह 6 से 7:30, 6 मीन्स 6 और 7:30 अरे मीन्स वाह सर! 7:30, मतलब 6 एक नहीं होता। तो वो लगातार चला रहा हूँ। मेरा हर प्रायोरिटी जो है वो वहीं जाके ठहरती है। मैं बाहर जाना कैंसिल कर देता हूँ
बट लेकिन वो क्लास क्लास बहुत तो जरूरी है। जरूरी तो है। 6 से 8 रोज सुबह होती है। 6 से 7:30 साढ़े बजे सात। रोज सुबह 18 साल से। ओके, तो बेसिकली सब योगा के ऊपर होती है कि सर उसके अंदर और भी एक्टिविटीज, अ, उसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है जी, जी, निःशुल्क क्लास है, कोई योगा है। चार्जेस, हाँ जी। चार्जेस नहीं है। और हमारी कमाई ये हुई कि जेडीए को हम रिक्वेस्ट करते रहे कि हम बारिश में और धूप में बैठते हैं, तो आप हमें कोई जगह इसमें बना दी। तो जेडीए में एक हम पे बड़ा उपकार किया कि हमें एक शेड बना के दे दिया। तो हम उस शेड में 2016 के बाद 2008 में हमने कक्षा शुरू की थी, तो 2016 में हमें एक शेड बना के दे दिया, उसमें करते हैं हम। तो ये निःशुल्क है बिल्कुल, कोई भी आ सकता है। हमने वहाँ सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं, बैठने का, मैट्स भी बना रखे हैं, वहाँ जो कुछ भी चाहिए वो जी। सारा सब कुछ रख रखा है। साउंड सिस्टम है, सब चीज़ों की फैसिलिटी है। तो मैं बात कर रहा था कि देव साहब को भी ये सुना था उस ज़माने में जी। कि देव साहब योग किया करते थे। अच्छा। तो तभी इतने फिट रहने के। और देव साहब आपको पता ही है कि जी। अपने 2008 में भी उनके प्लान थे कि मेरे को पिक्चर हाँ, बनानी नई है, फिल्में बनानी नई है फिल्में और बनानी है। तो वो जब उनसे कोई पूछता था फिट रहने की बात, तो कहते फिट रहेंगे तो ही तो जी। काम कर पाएंगे। हुँ। है तो कलाकार या कोई भी आदमी फिट रहेगा तो ही कुछ कर पाएगा। जी। आप और मैं बैठे हैं, करेक्ट। फिट हैं तो बैठे हैं। जी। तो इसलिए फिटनेस पे पूरा एक ध्यान रहा। और मेरे को बड़ी खुशी है कि करीब 100 लोग सुबह हम इकट्ठे बैठ के अपने वैशाली वाले योग सेंटर में हाँ, करते हैं। योग करते हैं। और सबकी लाइफ में एक इतनी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी आई है जी, जी। कि हम फिर बैठे-बैठे बहाने से सारे त्योहार भी मना लेते हैं। होली भी मना ली, दिवाली भी मना ली, बर्थडेज भी मना लिए, एनिवर्सरी मना ली, तो एक परिवार सा बन गया। ओके। तो वो एक अच्छा-सा वो बना हुआ है जी। और मैं समझता हूँ वो भी एक देव साहब की ही जी, जी। इंस्पिरेशन है। रवि सर, इसी में चलते-चलते जो मैंने आपके बारे में और अध्ययन किया, देखा कि आप ढाई आखर प्रेम से एक सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं हर महीना या जैसा भी। इसके बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है? ऐसा है अरविंद जी कि अम, मेरा पोइट्री से शुरू से लगाव जी। रहा है। गानों के लिरिक्स से, पोइट्री से शुरू से लगाव जी। रहा। लेकिन मैं कवि तो हूँ नहीं। जी। मेरे में लिखने की पावर भी नहीं है। जी। जैसे मैंने पहले आप को कहा कि मैं अ, जैसे देव साहब के बारे में मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे पास एक जज़्बा है। जी। जैसे पोइट्री के लिए भी जज़्बा था। जी। तो मैंने कलेक्शन शुरू की कि पोएट्स की और लिखने वालों की, फेसबुक से देखकर, व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप से देखकर या इधर-उधर से किताबों से। तो मैंने उसकी कलेक्शन शुरू की। तो मेरे को फिर यही समस्या थी कि अब इसका करूँ क्या? जी। उसको मैंने कलेक्ट करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो मेरे पास 1000 पेज हो गए। अब अच्छा। 1000 पेज की कोई प्रिंटिंग भी करवाने जाओ तो किसके बस की बात है कि वो प्रिंटिंग कराओ और फिर उसका करो क्या? उसको बेचो कहाँ? जी। तो मेरे एक मित्र ने सलाह दी कि आप इसको ऐसा करो कि इसको डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट करो और मैं उसका आपको पीडीएफ बना के दिया करूँगा, उसको तो रिलीज़ हर महीने वो रिलीज़ कर जी। दिया करो। तो वो मैंने शुरू किया, उसका नाम हमने रखा ढाई आखर प्रेम के। जी। और खुशी की बात है जी कि वो वही मेरे दोस्त सत्यजीत तालुकदार उनका नाम है, वो मेरी उसमें हेल्प कर रहे हैं। और ये पहले वो इश्यू से लेकर अब इस महीने का जो इश्यू आएगा मदर्स डे पे, इसमें मई में 10 मई को मदर्स डे है, तो मैं मदर्स स्पेशल इश्यू एक ओके। निकाल रहा हूँ। तो वो 61वां इश्यू अरे हुआ। वाह! मतलब सर 60 60 साल हो 5 गया। साल लगातार हो गए। और मेरे को प्रोत्साहन, हालाँकि मैंने बताया भी मैं संकलन करता हूँ, जी। तो मेरे को जितने भी साहित्यकार हैं ना, वो भी इस बात से मेरे को प्रोत्साहन देते हैं कि कामरा साहब ये भी अपने आप में एक साहित्य की सेवा है कि अगर आप लिख नहीं सकते, उसका प्रसार तो कर रहे हो, उसको कलेक्ट करके हाँ। उसको लोगों तक पहुँचा रहे हो। जी। लोगों को एक खुशी जी। मिल रही है। तो मेरे जो जीवन का देव साहब के साथ जुड़ा हुआ जो वो है कि हम खुशी कितने की बाँट सकते हैं? वो बड़ा खुशी इम्पोर्टेंट। किस बात पे दे सकते हैं? जी। आप किसी को कोई रोज़ जाके मिठाई खिलाने से तो खुशी खुशी नहीं मिलती मिलती। नहीं सर। तो योग करवाने से खुशी मिलती है। जी। पोएट्री देने से खुशी जी। मिलती है। देव साहब के प्रोग्राम करने से खुशी मिलती है।
तो रवि सर, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है कि जो लोग कविताएं लिखते हैं या लाइनें लिखते हैं, इधर उधर रख के भूल जाते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, पर उनको डिजिटली कलेक्ट करना, उनकी यादें या उनकी मेमोरीज, और इस प्रकार से डिजिटल उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सहेज के रखना बड़ी बात है। ये किताब है, ये उसी सॉफ्ट जो ढाई सॉफ्ट आकर कॉपी उसका प्रिंट का किताब जी, 2.5 का सॉफ्ट इस तरह से कॉपी, डिजिटल कॉपी निकालता हूँ जी मैं, जी, ताकि लोगों तक पहुंच तो पहुंच सके। जाए। प्रिंट करवा ले तो फिर बड़ी कैसे बात है। पहुंचे। हाँ। तो रवि सर, ये तो रहा अभी तक का हमारा देवानंद वाला सफर। अब हमने सर एक देवानंद का एक बहुत बड़ा इवेंट किया था जो उनके 100वीं वर्षगांठ का था, शताब्दी मनाई थी, तो हाँ जी। उसके बारे में विशेष बताइए। मेरे ख्याल से वो राज मंदिर में हुआ था, तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे अरेंज किया, उसके लिए क्या क्या तैयारी गई? मुझे इतना याद है सर, उस समय एक बड़ी फिल्म चल रही थी, वो जी फिल्म का शो भी मेरे ख्याल से उस दिन हम लोगों ने जी रुकवा जी दिया था। वो कौन सी फिल्म थी सर? वो इसकी शाहरुख खान की हाँ, थी ना, शाहरुख खान जवान। की सर, हाँ, शाम का जवान। प्रीमियम शो हाँ था 6 बजे का। हाँ जी। तो 2 शो लेने पड़े थे जी हाँ सर, हमें। 6 से 9 और 9 से 12, क्योंकि मैंने कहा हो सकता प्रोग्राम 9 बजे के बाद भी खिंच जाए, जी। तो उनका शो तो वो कहेंगे निकलो बाहर, तो हम तो सर से उस इवेंट के बारे में थोड़ा बताइए सर। मेरी मन में एक ये था कि जो 100वां साल मनाएं, जी। वो हिंदुस्तान में पता चले कि भी हाँ, हमने जयपुर वालों ने, कुछ किया है काम। सोसाइटी ने वो किया है। तो हमारी इच्छा रही कि बुलाना है तो वहीदा रहमान को या हेमा मालिनी जी को बुलाना है, और करना भी राज मंदिर में है। राज मंदिर विशेष। राज मंदिर में तो बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की उन तक पहुंचने की भी, और उन्होंने भी ये जब हमें मिल गया, और 2 शो उन्होंने फोरगो फिल्म करने के की वो कर ली। कैंसिल किया। जी 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 जी। तो 2 हमें बहुत बड़े फैन्स मिले, जी। जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ जयपुर के, वो उन्होंने हमें ताकत दी, क्योंकि पैसा तो लगना था जी। हर एक को बुलाने के जी। लिए, और राज मंदिर के लिए पैसा तो लगना था। तो उन्होंने हिम्मत दी कि हम शो देव को साहब को करिए। जीना चाहते हैं, तो आप तो चिंता मत करो, आप लेट्स तो गो एक अहेड, करो। उन्होंने करिए। हमारी पूरी सहायता की, जी। और हमने फिर हेमा मालिनी जी को इनवाइट आमंत्रित किया। किया। वो आई, और बहुत ही एक भव्य प्रोग्राम हुआ राज मंदिर में। जी। उसमें भी ये जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हमने वो पोस्टर, ये फर्स्ट डे कवर रिलीज जी। किया, ये जो पड़ा है, जी। ये पोस्टर डिपार्टमेंट का है, जी। और हेमा मालिनी जी ने खुद अपने हाथ से इसको लॉन्च किया था। इसको लॉन्च किया था। जी। तो बड़ी ये, और उपलब्धि है सर उनके हमारे पोस्टल लिए। डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे, जी। दिल्ली से भी आए थे, यहाँ से भी, जयपुर के भी, राजस्थान के भी आए थे। तो जी। अपने आप में ये बड़ी बात। पोस्टल डिपार्टमेंट के मुताबिक बहुत बड़ा इवेंट था। जी। तो उसमें हमारी राजेश पहाड़िया जी ने बहुत मदद की। वो प्रोग्राम राज मंदिर का ऐसा था कि बाद में मेरे बच्चे कहने लगे कि पापा, ये आपने 4-5 लोगों ने मिलके इतना बड़ा इवेंट कर दिया। ये इवेंट तो किसी इवेंट कंपनी का बहुत बड़ी लेवल की कंपनी का इवेंट था, आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। जी। और वो बेचारे खड़े रहे कि पापा स्टेज पे, मतलब आफ्टर जी। अरेंजमेंट करना, 1300 लोग सामने करेक्ट। बैठे हैं जी, करेक्ट। हेमा मालिनी स्टेज पे है, जी। उनको संभालना अलग है, और लोग, आपको पता है भी, एक्टर आ जाए तो कैसे थ्रॉन्ग करते हैं, वो भी ऊपर सर उमड़ हेमा पड़ते मालिनी जी ड्रीम हैं, वो भी गर्ल। हेमा मालिनी जी। तो लेकिन परमात्मा ने, और फिर देव साहब के स्पिरिट में ने लॉन्च की, वो लाज रखी हमारी। और हेमा मालिनी जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, जी। कि जब मैं चली थी मुंबई से, तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं जयपुर जा रही हूँ, मेरे को ये लग रहा था कि मैं देव साहब से मिलने जा रही हूँ। जी। तो ये बहुत एक प्यारा सा एहसास था। जी। जी। उन्होंने वैसे अपनी बातें भी वैसे ही शेयर की पूरे मन के साथ, और लोग चिपके रहे उनकी बातें हाँ, सुनते उनमें ध्यान हुए। है सर, अपने छोटी छोटी बाइट्स बता रहे थे, उनके अपने हाँ खुद के एक्सपीरियंस बताया था स्टेज जी, के उनके ऊपर खुद के हेमा एक्सपीरियंस मालिनी जी ने। बताया। जी 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 जी। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद भी किया, जी। और हमारे लिए 100 साल मनाने के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क भी था। ओके। हालांकि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनको उतना अटेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतना रश था और जी। इतना वो था, लेकिन अच्छा रहा ओके। प्रोग्राम। तो वो हमारे साथ 100वां साल था। उसके बाद भी सर हम लोग लगातार उनके बर्थडे वो को करते सेलिब्रेट रहे, तो कर ही रहे कर हैं। रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। ओके। तो सर अभी हमारे जयपुर के अंदर इस जो हमारी टेड है, जो एवरग्रीन सोसाइटी, जी, इसमें अभी कितने रजिस्टर्ड मेंबर हैं? हम बहुत ज्यादा मेंबर्स नहीं हैं, और हमने इसको अ, उन तक ही महदूद रखा है जो देव साहब को जीते हैं। जी।
सिर्फ मेंबरशिप सोसाइटी की मेंबरशिप की तरह से नहीं रखी जी। हुई, जो देव साहब को जीते हैं और जी। उनको हर साल कुछ ना कुछ नया उनके बारे में कह सकने की एक मादा रखते हैं जी। कि मैं कुछ ऐसा करना तो चाहता हूँ। उसके लिए मैंने देखा सर, हमने एक अपना कम्युनिटी ग्रुप भी बना रखा है। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सारे के सारे मेंबर एंगेज रहे हैं। हमने व्हाट्सएप या एक कम्युनिटी बना रखी है जिसके व्हाट्सएप ऊपर जी। ग्रुप जयपुर देव फेस्टिवल के नाम से बना हुआ है जी। जी। और आपको ताज्जुब होगा कि व्हाट्सएप पे देवानंद के बारे में, जी। वो मैंने उसमें बड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रखा है सर, हुआ हाँ, है बिल्कुल। कि किसी और के बारे में नहीं, कोई फॉरवर्ड्स नहीं उसमें। तो देवानंद साहब के बारे में रोज करीब 50-60 मैसेजेस एक्सचेंज हो जाते बिल्कुल हैं। सर, मैं उस ग्रुप में हूँ, मैं आप देखता भी हूँ, ग्रुप में मैं हैं भी लिखता हूँ उसमें। बीच-बीच में। तो वो मतलब इतनी लोगों में शिद्दत है। जी। एक हमारे उसमें आप शायद नाम ना पढ़ा हो आपने, राजेंद्र जी हैं वहाँ से पूना से। सर बिल्कुल जानता हूँ मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से। तो उन्होंने अपने घर को, उसमें घर में उन्होंने 3-4 कमरे दे रखे हैं और वो कहते हुए 4-5 हजार फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं उन्होंने। सर रवि जी, मैं आपको बताऊँ, राजेंद्र जी से मैंने शायद 3-4 बार बात करी है और जब से मैं ज़ूम ज़िंग प्रोग्राम को कर रहा हूँ, उनके मन में इच्छा है कि वो इसका सारा कलेक्शन जयपुर के लोगों को जी, दिखाएँ जी, बिल्कुल। और वो मदद माँग रहे थे। तो मैंने कहा रवि सर तो हैं ही, बट मैं आपकी तन मन धन से जितनी मेरी कैपेसिटी और मेरे जी, चैनल की जी। है वो मैं करूँगा और सारे दर्शकों को देव साहब को बहुत ज़रूर बड़ी दिखाएँगे बात हम है, लोग। बहुत बड़ी तो बात सर है। इसमें सभी लोग किस एज ग्रुप के लोग हैं सर इस ग्रुप के अंदर? इस ग्रुप में मैं तो एक यंगेस्ट हूँ सर जैसे एक। देव साहब के फैंस सारी जी। एज ग्रुप के 3 जनरेशन तो अपने देखी हुई है। जी, बिल्कुल। शायद चौथी जनरेशन भी साथ हो उसमें आ अच्छा। जाए जी। लेकिन 3 जनरेशंस तो फॉलो करती हैं और उसमें 3 जनरेशंस के ही लोग उस ग्रुप में हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि लोग हर एक के पास अलग चीज है जी, शेयर करने बताने के की, लिए। शेयर करने की। मतलब और इतना शिद्दत से शेयर करते हैं। कभी कोई फोटोग्राफ भेज देगा व्हाट्सएप पे कि ये मेरी वो वाली टिकट है 1965 में जो मैंने गाइड देखी थी, जी। मैंने गैम्बलर देखी थी, मैंने ये देखा था। मतलब मैं समझता हूँ कि कितनी शिद्दत है लोगों में उस हाँ, वो भी जमाने के सर देव बारे साहब में। के लिए। वो देव साहब के बारे में कोई बुक्स के बारे में बात करेगा, कोई उनकी फिल्म्स के बारे में बात करेगा, कोई अपने पैशन के बारे में बात करेगा। तो ये पैशन वाले जो लोग हैं ना, अभी कल परसों एक मेरे दोस्त हैं, वो उन्होंने एक बनाया हुआ है जी। इस तरह आपकी तरह चैनल, पोइट्री पेंट्री के नाम से। जी। तो उन्होंने गजल वो उस शेयर की थी कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे जब इश्क तुम्हें हो हाँ, जाएगा, हाँ, है हाँ। ना? मैंने जगजीत सिंह की आवाज में सुनी सर। जी, जी, सुना है। उनकी है। तो उन्होंने इसको वो कहा भी कि इश्क सिर्फ प्रेम की बात नहीं है, जिसको पैशन होता है, जैसे आप बैठे हैं, जी। आपको जो ये इश्क है इस काम को करने का, जी। तो आप तो इसलिए जगजीत सिंह साहब कहते हैं कि आप भी मेरे जैसे हो जाओगे, जब इश्क है तुम्हें ना? हो जाएगा। दीवारों से सर टकराओगे, जब आपको क्या लेना देना जी। जब आप मेरे तक पहुंचे हो या किसी के पास भी पहुंचते हो, क्यों पहुंचते हो? क्योंकि अंदर एक जज्बा है कि ये क्रिएट करना है। ओके। ये जो क्रिएशन का जज्बा है, ये अलग ही जज्बा है। रवि सर एक चीज और बताइए कि जब इस एज ग्रुप पे हम पहुंचते हैं, खासकर हमारे कॉमन लोग, हमारे भी जो मुझसे भी बड़े लोग हैं, जनरली सर वो बहुत है ना डल लाइफ जीते हैं और जो मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिलती है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब आपसे बात करता हूँ या व्हाट्सएप में, इसलिए नहीं बोला कि आपको रिकॉर्ड करूँ, जी। मैं को कहीं ना कहीं मेरे पिताजी की झलक दिखती है कि वो आज हो रहे होते तो मैं भी उससे इस प्रकार की बातें कर रहा था। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इस एज ग्रुप में भी आप सर एक्टिवली सुबह योगा कर रहे हैं, ऑफिस टाइम पे आए, दिन भर कार्य करते हैं। तो योगा इसका इंस्पिरेशन है कि कहीं ना कहीं देव साहब भी हैं, फैमिली भी है, किस प्रकार से आप अपने इस लाइफस्टाइल को मतलब देखते हैं कि हाँ मैं अभी जो और दूसरों को खुशी दे रहे हैं, तो जी। कैसे इसको सम अप कर सकते हैं सर अपने लिए? ये जो देव साहब की बुक है आप ना, चाहते तो आप आराम से घर पे रह सकते हैं, हाँ, फैक्ट्री चल आराम रही से, है, बच्चे हाँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये जो देव साहब की बुक है ना, जो रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद बस लाइफ। वही मेरी लाइफ का भी फलसफा है कि लाइफ जब जितनी देर भगवान ने दे रखी है, वो एक तो स्वस्थ रहे जी। जी। एक स्वामी जी महाराज, हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज ने एक वो दिया है जी। स्लोगन कि योगी बनो, उपयोगी बनो, उपयोगी बन। है ना? घर जी। में लेट के तो उपयोगी कुछ बन नहीं सकेंगे। जी। किसी को खुशी तभी दे पाएंगे जब किसी के लिए कुछ करेंगे, जी। पोइट्री करेंगे, नेत्रदान के लिए काम करेंगे, ऑर्गन डोनेशन के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। समाज ने सारी उम्र दिया है, अब आपको या मेरे को या किसी को भी, देव साहब को भी जी। दिया तो समाज ने है जी। ना जी। देव साहब तो एक्टिंग कर रहे थे, जी, जी। उनको देव साहब समाज ने बनाया, मतलब जी। सोसाइटी ने, उनके फैंस ने बनाया। करेक्ट।
तो उनको वापस रिटर्न करने का जब टाइम आए तो रिटर्न तो करना चाहिए, ये तो धर्म है। हाँ सर, एक रवि जी और पूछूं एक चीज और सर, कि जो हमारा ये जो सोसाइटी को वापस लौटाने का है, इसमें भी सर मैंने बहुत आपको फॉलो किया, देखा है कि आप नेत्रदान है या ऑर्गन डोनेशन है, जी जी इससे भी जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़ाव कब हुआ और इसमें एक्टिवली अभी इन्वॉल्व हैं आप, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं बहुत लोगों को आप इसमें? जी, इसमें पूरी तरह से एक्टिव हूँ मैं। जी दोनों ही, क्योंकि वैसे तो एक ही काम है, जी नेत्रदान हो या अंगदान हो, है तो दान, जी शरीर का ही दान है। तो मैं इस चीज से जुड़ा हुआ हूँ जी 2006 से ही। जी मैं आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान का मेंबर बना था। जी और हमारी हमारी गुरु रही हैं, वैसे तो ज्वेलरी डिजाइनर हैं भावना जगवानी जी। तो उनसे इंस्पायर होके मैं आई बैंक से नेत्रदान से जुड़ा था जी। ओके और हर रोज वो पैशन बढ़ता ही जा रहा है, ओके क्योंकि लगता है कि जब देखिए, जब कुछ काम भला किसी का कुछ करना हो, तो खुद का कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन नेत्रदान हो या अंगदान हो, जब आप इसके बारे में समाज में काम करते हैं तो आप दे तो रहे हैं किसी को जीवन। जी और आप को किसी किस्म का ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता। ये एक जज्बा है, जो जज्बा, मैं तो ये कहता हूँ कि नेत्रदान को और अंगदान को एक चर्चा का विषय बनाना चाहिए। मैं और आप बैठें, चाहे जी स्टेशन पे बैठें, चाहे बस स्टैंड पे बैठें, चाहे जी किसी शादी में मिलें, चाहे किसी किट्टी में मिलें, अगर बात कर लें नेत्रदान के बारे में, तो क्या जाता है। और वो हो सकता है वही एक बात किसी की जिंदगी संवार दे जी। जी क्या पता किसकी जिंदगी में रोशनी आ जाए। तो अगर अपने करने से इतना बड़ा काम हो सकता है। देव साहब पे मैं यहाँ फिनिश करूंगा कि जब देव साहब गाइड फिल्म में वो जद्दोजहद दिखाई उनकी, जी कि रोजी भी आ गई, माँ भी आ गई, जी तो अब जिंदगी में वापस उस जिंदगी जी में लौट चलें। तो देव साहब के विजयानंद जी ने ये डायलॉग, मेरे को एग्जैक्ट डायलॉग तो नहीं पता, जी बताइए लेकिन सर। वो डायलॉग यही है कि अगर मेरे ये भूखा रहने से किसी की बारिश के बारे बारिश में हो लोग जाती सोच है। रहे हैं, मेरे भूखा रहने से अगर इनका विश्वास बढ़ता है परमात्मा के प्रति, तो फिर मेरे को मरना भी मंजूर है। जी तो यही भाव लेके चलता हूँ जी मैं, कि करने के लिए, ये किसी का कोई खुशी देने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है या स्वस्थ जी रहना पड़ता है या कुछ अपनी जेब से लगाना पड़ता है, तो वो एक सेवा है, जी जी इसको सेवा के रूप में करते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे रवि सर, जिन्होंने आज देव साहब के बारे में, जीवन के बारे में, योग के बारे में, पोइट्री के बारे में इतनी सारी बातें करी। और जो सर ने अपना एक जज्बा पकड़ रखा है कि फिट भी रहना और लोगों को खुश भी करना है, तो सर इतनी सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो मेरी सर आपसे तो रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप कंटिन्यू करते रहिए और हमें भी मोटिवेट करते रहिए कि हम भी आप जैसे और लंबी समय तक इस प्रकार से लोगों को खुशी देते रहें। जी जी। सर, हमारे दर्शकों के लिए कोई एक लास्ट मैसेज बोलना चाहें तो आप दे सकते हैं। बस मैं तो, वेल, मैसेज क्या क्या है कि सुबह सुबह थोड़ी सी कसरत और थोड़ी सी मस्ती, जी बस दिन आपका हो जाता है। अच्छा बस इससे ज्यादा बड़ा संदेश जो है ना, स्वास्थ्य के लिए हो नहीं सकता जी। जी 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 थैंक यू रवि सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑन माय शो।